बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करते हैं कि आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए कुछ बेहतर ख़बर लेकर आए, मस्बत साबित, और हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांट सकें। यही कोशिश हमारी हमेशा होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जिनसे हम जुड़े होते हैं, वो जो एक रिश्तों की बुनियाद है, उसकी अपनी खूबसूरती है, लेकिन अक्सर वही रिश्ते जो है वो हम पर इतनी मुश्किलें ढा रहे होते हैं या हम इतनी परेशानी में होते हैं कि हर सांस जो है वो भारी होता है, मुश्किल हो जाता है। उस वक्त जीना अजीब लग रहा होता है। आप ज़िंदा तो होते हैं लेकिन हर चीज़ आपको बेरंग नज़र आ रही होती है, आप नाउम्मीद हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में जिसका बहुत ही खौफनाक इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ पर आता है। कभी कभी उस अमल को करने से हमारी ज़िंदगी एकदम से यकसर तब्दील भी हो जाती है। उनमें से एक चीज़ है और वो है तलाक़। आप कह रहे होंगे कि आज मैं सुबह सुबह ये किन हवालों का ज़िक्र कर रही हूँ। कुछ रिपोर्ट्स इतनी ख़तरनाक मेरी और मेरी टीम के सामने आई कि हमने सोचा कि क्यों ना उस चीज़ को मुआशरे के और आप लोगों के सामने रखा जाए फैक्ट्स के साथ, ताकि आप लोग ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये जो लफ्ज़ है तलाक़ का, कहते हैं कि जब ये अल्लाह ना करे अगर किसी रिश्ते दो लोगों के दरमियान जिन्होंने खूबसूरत जो है वो निकाह के रिश्ते में एक दूसरे से को जोड़ा हुआ होता है, वो जब इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि तलाक़ का मामला आ जाए तो कहते हैं ये जायज़ तो है लेकिन सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो आपको चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी अहादीस मिल रही होती हैं इस हवाले से कि जितना हो सके अपने रिश्ते को बचा के रखो, उसे महफूज करके रखो। लेकिन बहुत सारे रीज़न्स हैं हमारी सोसाइटी में डिवोर्स के बढ़ने के। पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में ऐसा होता है, लोग रिश्ते में जुड़ते हैं और उसके बाद जो है कुछ मसाइल होने की वजह से वो उस रिश्ते से अलग हो जाते हैं। बट हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम जिस दीन के मानने वाले हैं, हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, उसने हमें हर रिश्ते के हुकूक भी बताए हैं और फ़राइज़ भी बताए हैं। ये एक तरफ। लेकिन अगर मैं फ़ैक्ट्स रखूँ आपके सामने तो अगर हम पाकिस्तान की या कराची की बात करूं मैं, तो 2019 में तकरीबन 11,140 के करीब जो है वो केसेस रिपोर्ट किए गए, जो फाइल्ड हुए केसेस। ये मैं सिर्फ आपको कराची का नंबर दे रही हूँ जो तकरीबन 11,140 है 2019 का। अब फैक्ट सुनिएगा, 2020 का पहले क्वार्टर में 2020 में 3,800 केसेस रिपोर्ट हुए। और ये वो क्वार्टर है जब कोरोना की वजह से तकरीबन लॉकडाउन लग चुका है और लोग अपने घरों में मौजूद हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, एक दूसरे को समझने का, बात करने का उन्हें ज़्यादा मौका मिल रहा है। तो ये फैक्ट सुनते हुए ये वाली बात ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। इसके बाद अगर मैं भी ये जून जुलाई इस 2020 के 6 महीने जो गुजरे हैं उनका अगर मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं, याद रखिएगा 2019 पूरा साल केसेस कितने, 11,140। 2020 6 महीने में केसेस कितने, 14,900। 14,900 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं 2020 में डिवोर्स फाइल के। वजह क्या है? मैंने तो ये भी सुना कि एक दूसरे के साथ रहते हुए लोग पहले ख्वाहिश करते थे कि ये जो मेरे हस्बैंड हैं इनके पास वक्त ही नहीं होता कि मुझसे बैठ के बात करें। सुबह ऑफिस चले जाते हैं, जब रात में आते हैं थके हुए होते हैं, ये काम वो काम। अभी मौका था कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कि लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे। लेकिन उस वक्त गुजारी में लोगों को ये एहसास हुआ कि मैं तो इस शख्स के साथ वक्त ही नहीं गुजारना चाहता, या खातून का ये एहसास हुआ कि ये जो मेरा हस्बैंड है ये तो मुझे जिस तरह से ट्रीट करता है मैं तो वो डिज़र्व ही नहीं करती, मैं तो उससे बेहतर डिज़र्व करती हूँ। इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिली और उसका नतीजा ये हुआ कि जब फासले कम हुए तो रिश्ते टूटने की नहज पर आ गए। इसकी वजह क्या है आज हम ये जानेंगे।
चाइना में जहाँ से ये सारा मसला शुरू हुआ था कोरोना का, वहाँ पर भी जो जब ये स्टार्ट हुआ था 2020, तो उसके फर्स्ट 2 मंथ्स में बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे कि लोगों ने ये कहा था कि हम इस रिश्ते को निभा नहीं सकते, हमें डिवोर्स लेनी है एक दूसरे से। तो आखिर वजह क्या है? रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, सब्र बर्दाश्त का ना हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसके साथ साथ ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिलते हैं और इस रिश्ते की तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की वजह से या पर्सनल रीजंस की वजह से इस डिवोर्स की शरह का बढ़ना, वजह क्या है इस नापसंदीदा अमल के बढ़ने की? इस पर होगी आज के प्रोग्राम में बात। राइट आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि जो तलाक की शरह है ये बढ़ क्यों रही है। पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन हम अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात करते हैं तो 2019 और 2020 के जो फिगर्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और स्पेशली कोरोना को बहुत सारे लोग जो हैं उस पर इल्ज़ाम दे रहे हैं कि इसकी वजह से जो है ना वो इतना ज़्यादा घर पे रहे हैं कि अदम बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, एक दूसरे के साथ रहने की आदत ही नहीं थी, वो एकदम से अब वो भी घर में बैठे रहते हैं। वो कहते हैं ये चाय बना दो, दिन में 4 मरतबा मुझे चाय बनानी पड़ती है, बार बार घर की सफाई करनी पड़ती है। तो इस तरह के रीज़न्स जो शायद सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ हैं जिन पर बैठ के बात की जा सकती है, लेकिन वो बात इस लेवल तक आ गई कि रिश्ते ख़त्म हो गए हैं और इस साल बहुत ज़्यादा डिवोर्स का जो रेशो है वो बढ़ा है। इसी वाले से हम बात करेंगे। इस वक्त जो मेरे साथ पर्सनालिटी मौजूद हैं, स्क्रीन पर्सनालिटी रहे, इसके अलावा इन्होंने जुडिशरी के लिए भी बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे लोगों के मसाइल को हल किया है एंड अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी। एक बेहतरीन शो भी आप इनका टीवी स्क्रीन पर देखते थे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर ख्वाजा नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। एंड ख्वाजा साहब, आप जो प्रोग्राम करते थे उसमें तो आप इस तरह के कपल्स को बहुत ज़्यादा इनवाइट करते थे कि दोनों आके दोनों की बातें सुनी। अक्सर दिल में सिर्फ रंजिश होती है जिसकी वजह से चीज़ें हो जाती हैं। मैं आपसे ज़रूर ये चाहूँगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो शरह बढ़ रही है डिवोर्स की, इसका मेन रीज़न आपको क्या लगता है? लेकिन इससे पहले एक और मेरे मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, जो डेफिनेटली जिस तरह मैं अभी बात कर रही थी, अक्सर इंसान को थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत होती है, थोड़े से हौसले की ज़रूरत होती है, कभी कभी अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है और ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अक्सर बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक ऐसी ही शख्सियत जो अपने लफ्ज़ों से लोगों की ज़िंदगियों को गुलो गुलजार बनाते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्काइप पर हमारे साथ हैं उमैर जालियावाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू है और मुझे दावत देने के लिए। और मैं बहुत यंग शादीशुदा आदमी हूँ, लेकिन मैंने बेशुमार के किस्से सुने, सो आई होप कि आज की गुफ्तगू अच्छी रहे। आई एम वेरी वेल, थैंक यू। ग्रेट। आपकी स्माइल जो है वो अभी तक तो ये एहसास दिला रही है कि ऑल इज़ वेल, सब बहुत अच्छा है। मैं आपसे ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी कि आपको क्या लगता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ख्वाजा साहब, अगर मैं आपसे कहूँ एक जुमला हमारी सोसाइटी के आपने मुख्तलिफ अदवार गुजरते हुए देखे हैं, मेन रीज़न क्या है इस तलाक के बढ़ने की? आपने तो खैर कोरोना को मूरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। मैंने नहीं ठहराया, मैंने कहा मुआशरा ये कह रहा है, मुआशरा ये कह तो रहा है, मैं मुआशरे की बात कर रही हूँ। दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि कोरोना की वजह से बेरोज़गारी भी बढ़ी है जी। अच्छा, फिर वो मर्दों का घर में बैठ जाना, फिर जब आपस में वो कहते हैं ना बर्तन साथ साथ पड़े हों तो टकराते भी हैं जी। तो वो जब साथ साथ बैठने में लग गए तो उसमें उनके लड़ाइयाँ झगड़े नोक झोंक बाज़ औक़ात, फिर वो हर लड़ाई पहली जो है वो नोक झोंक से शुरू होती है जी। फिर वो तानों पर आती है, फिर जब वो ताने आते हैं तो फिर वो हाथ पर और मार पीट पे आ जाती है। तो अब इस तरह से ये वो अदम बर्दाश्त का जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बहुत दुरुस्त है कि बर्दाश्त करते करते थक गए, बीवी भी और मियाँ भी एक दूसरे को, और ये भी वजह है नोक झोंक और फिर लड़ाई और फिर मार पीट और फिर आखिर में तलाक। तो ये उसके सारे अदवार हैं। प्लस जो दुनिया भर में जो तलाक का या वो रेट बढ़ रहा है, और ये जो कराची में ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में
ज़्यादा केसेस दाखिल हो रहे हैं खुला के, उसकी 2 वजूहात मैंने पहले भी बताई हैं, वो दोबारा आपके आगे रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 ये है कि हमारी जो विमेन एम्पावरमेंट हुई है, तो लड़की जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, तालीम याफ्ता हो गई है। पहले वो बगैर पैरों की खड़ी होती थी, जो आज पैरों पे करती थी ना जी, माँ पे, बाप पे, भाई पे, और उसका काम था किचन, बर्तन धोना, और शादी हो गई तो बच्चे पालना। और मियाँ जो होते थे वो उनको ब्लैकमेल करते रहते थे सारी ज़िंदगी। अगर कपल को पसंद भी नहीं है तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने तलाक ली तो मैं बच्चे छीन लूँगा, बच्चे मैं रखूँगा। वो बेचारी बच्चों की मोहब्बत में, डर में सारे जुल्म सहती रहती थी। अब मैंने उनको ख्वाजा नवीद की अदालत में सिखाया कि आपको बच्चे भी मिलेंगे, बच्चों का खर्चा भी मिलेगा और तलाक भी मिलेगी, तो एक टिकट में 3 मज़े हैं। अच्छा, लेकिन ख्वाजा साहब, मैं कुछ एतराज़ हैं, मतलब जमहूरियत है ना, सवाल करने का हक है मुझे। जी। आपने 2 बातें की। आपने कहा कि एक तरीक़ेकार जो वाज़े कर दिया गया है शायद हमारी सोसाइटी ने, क्योंकि हम उस माशरे में जहाँ पर हमारी सकाफ़त, हमारी रिवायतें अल्लाह ना अक्सर हमारे मज़हब से भी ऊपर आ जाती हैं। हम इतने ज़्यादा कुछ चीज़ों में जुड़े हुए हैं या फंसे हुए हैं। आपने कहा कि आज औरत एम्पावरमेंट हो गई है और जो है वो अपने महरम रिश्तों को वो हमेशा इज़्ज़त देती थी, लेकिन आज पैरों पे खड़ी हो गई तो आवाज़ उठा रही है। इस पे मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन मैं उमैर का पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगी कि औरत पैरों पे खड़ी हो गई है या आज वो ये कहती है कि मुझे इज़्ज़त दो। बराबरी की बात नहीं करी मैं इज़्ज़त की बात करी हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या हर शख्स, उसका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए, क्या वो इज़्ज़त डिज़र्व नहीं करता? नहीं, अगर इजाज़त मैं उमैर से बात उनसे करूँ, करने फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली करता है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। बहुत खूबसूरत पर्सपेक्टिव आपने दिया। और यही प्रोटेक्शन अगर आप तारीख में जाएं तो बिल्कुल नहीं होती थी। उसमें मर्द लटकाते थे, उसमें मर्द शादियां करके भी छोड़ देते थे, फिर वापस लेते थे, फिर छोड़ते थे, वापस लेते थे। इसी तरह दूसरी पार्टी की कोई राइट्स नहीं होते थे। वो हमेशा औरतों को जैसे माशरा ट्रीट करता था। तो इस्लाम ने जब निकाह का कॉन्सेप्ट दिया था तो उसमें औरत को इक्वल ट्रीट किया था और इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, एक मर्द, एक औरत और बीच में उनके रब। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये इस्लाम का निकाह जिसको हम जानते हैं, ये बहुत सैंक्टिटी रखता है। और यकीनन इज़्ज़त की ज़रूरत है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा ये बात कहना चाहूँगा कि मैं दुनिया भर के मीडिया कंटेंट आप भी देखती हैं और इट्स अमेजिंग कि इंसान क्या क्या करते हैं दुनिया भर में। एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, प्यार करते हैं, फिर वो प्यार ख़त्म हो जाता है, फिर जो पसंद होता है कुछ और पसंद आना शुरू हो जाता है। सो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान कमज़ोर है, इतना ताकतवर है नहीं जितना अपने आप को समझता है। हो ज़रूर सकता है, लेकिन ताकतवर से ताकतवर तरीन इंसान कमज़ोर से कमज़ोर हो जाता है जब वो इमोशनली ट्रिगर होता है। और मियाँ बीवी का ये रिश्ता आपको पता है इमोशन से भरा हुआ होता है। और जैसे हमने अभी बात सुनी कि वो बढ़ता रहता है, तंज पे आता है और फिर वायलेंस पे जाता है। सो कोरोना ने ये किया है कि घरों में बंद किया है। पहले तो हम भाग जाते थे, हम कहते थे फड्डा हुआ बेगम से बाहर चले जाओ, दोस्तों से वक्त गुजार के खुश खाश वापस आ गए। अब नहीं जा सकते, फंस गए। इसी तरीके से कुछ मौजू ऐसे थे कि हम कहते थे इस पे बात करेंगे बेब, इस पे बात करें। अब तो मौका मिल गया, अब तो कोई काम भी नहीं था, अब तो बात करनी पड़ेगी। सो हुआ ये कि जिन चीज़ों से भाग रहे थे, जब एक दूसरे से भाग रहे थे, जज्बात से भाग रहे थे, तो वो भागने का मौका ख़त्म हो गया। लेकिन मैं अपनी आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो मैंने इस्लाम को तलाक जैसे मौजू पे बहुत ज़्यादा कॉशन, बहुत ज़्यादा रैश रीज़न, बहुत ज़्यादा प्रेगमेटिज्म लगाने का हुक्म है। यानी तलाक का फैसला इमोशनल फैसला नहीं है, रैशनल फैसला है। उस वक्त करना है जब आप दिमागी तौर पे बिल्कुल स्टेबल हो, जब कोरोना ना चल रहा हो, जब आपकी बेगम और आप लेकिन उमैर, मेरा एक सवाल ले लीजिए अपनी इस गुफ्तगू में कि हमारे यहाँ तो मतलब 80% से 90% तलाक़ें सोच समझ कर नहीं होती। उसके बाद तो ये रीज़न दे दिया जाता है मुझे तो गुस्सा आ गया था, मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया, अब हो गया तो हो गया। और उसके बाद फिर हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं और अपने लिए फतवे ढूंढते हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन ये कभी भी यहाँ लोग समझदारी से नहीं करते। और अल्लाह रहम करे हम लोगों पर कि कभी हम किसी को ऐसे छोड़ें कि हम ये बोलें ओके अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इट्स बेटर कि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों को अच्छे से गुजारें एंड विश यू गुड लक।
اگر ایسی چیزیں ہونے لگ جائیں Yes. ویسے تو طلاق ہی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ایسا ہو تو واٹ ڈو یو سے کہ لائف بہتر نہیں ہو جائیں گی زندگیاں؟ جی بالکل بہتر ہو جائے گی. اور میں نے اپنے ینگ دوستوں کو جنہوں نے ڈیورسز لی ہیں یا جن کی شادیاں اچھی نہیں چلی, میں نے ان کو ریگریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنا عمل, اپنا فیصلہ بعد میں. کیوں؟ کیونکہ انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے, جب نہیں ہوتا تب احساس ہوتا ہے جو ہوتا ہے اس کا. عمیر تو ایک بات کہتے نا, جی جی بولیے, جی آپ مکمل کیجئے پھر میں ایک بات کروں. پاکستان میں جو ٹاپ ریزنز ہیں نا ڈیورس کے, اس میں ٹاپ ریزن ہے لیک آف ٹیمپرمنٹ, جی لیک آف پیشنس, لیک آف ٹرسٹ, جوائنٹ فیملی سسٹم, ڈفرینسز ان سوشل اسٹیٹس, اور لائلٹی نہ ہونا ہسبینڈ یا وائف کی سائڈ سے. یہ بڑے ریزنز ہیں شادی نہ چلنے کے پاکستان کے. اگر آپ ٹاپ 3 ریزنز دیکھیں تو وہ ہیں لیک آف ٹیمپرمنٹ, لیک آف پیشنس اینڈ لیک آف ٹرسٹ. یہ تینوں لفظ جب سروائیول میں ہوتی ہے نا میم, تو آپ کو ٹرسٹ نہیں سوچتا. سمجھ رہی ہیں؟ تو کرونا نے ہمیں مشکل حالت میں ڈالا ہے, ٹیسٹنگ ٹائم میں ڈالا ہے, فائنینشلی, ایموشنلی, فزیکلی, مینٹلی, اسپرچولی. ان ٹائمز میں آپ کے اچھے خیالات نہیں نکلتے, مشکل خیالات نکلتے ہیں. سو میں وہی بات دہرا رہا ہوں کہ جس طرح میرے دین نے مجھے ایڈوائز کیا ہے کہ عمیر تمہارا نہیں بن رہا, تمہیں لگتا ہے ریکنسائلیبل نہیں ہے, تمہیں لگتا ہے کوئی آربیٹریٹ نہیں کرا سکتا اس شادی کو, تو بھی تم انتظار کرو, تو بھی تم فیصلہ کرو اور مہلت دو, اور اس مہلت تک حقوق میاں بیوی کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے ہوتے ہیں, تاکہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو کے بھی یہ سوچ سکیں کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں. رائٹ. عمیر میں آپ کو میں یہاں پر روکوں گی بیکاز اس چیز کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے پھر آپ نے ڈیل کرنا ہے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے. بٹ خواہر صاحب, لیک آف ٹیمپرمنٹ, غصہ آ جانا, ٹرسٹ نہیں ہے آج کل ایک دوسرے میں, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. بٹ جب میں اس چیز کو پہلے ڈسکس کر رہی تھی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے, تو وہاں کہا گیا مجھے کہ ہم لوگوں کے ماں باپ نے بھی تو ان میں بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی زندگیاں گزاری, انہوں نے بھی ایک دوسرے کو برداشت کیا. کیا رشتہ صرف برداشت کا ہی نام ہے؟ لڑکے کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے, نہیں تم نے صبر کرنا ہے. آج کل لڑکی کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے. یہ کیوں نہیں ہم بتاتے کہ یہ خوبصورت ہے, اس کو انجوائے کرو اور چیرش کرو؟ اصل میں وہ پہلے میں اپنی بات جو کمپلیٹ کر رہا تھا, آپ نے اسے کہا, اس لفظ کو یوں استعمال کیا جب میں نے کہا نا کہ ویمن امپاورمنٹ ہو گئی ہے, کہ طلاقیں بڑھنے کی وجہ کہ لڑکی اپنے پیروں پہ فائنینشلی کھڑی ہو گئی ہے, تو اس کی یہ بھی ایک ریزن ہے کہ عزت تو خیر وہ چاہتی ہی ہے. بیسک چیز یہ ہے کہ اب اس نے ظلم سہنا چھوڑ دیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ مجبوری کے تحت ساس کا ظلم, نندوں کا ظلم, میاں کا ظلم وہ برداشت کرتی رہتی تھی, جو مائیں سکھا کے بھیجتی تھیں کہ بیٹا ہم نے بھی ایسے گزارا کیا ہے, 2-4 سال تک صحیح رہو, پھر انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا, سب سیٹل ہو جائے گا. تو وہ بیچاری 4 سال جو ہے وہ ظلم سہتی رہتی تھی. آج کل بات وہی ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت, تو ان کے پاس 4 سال نہیں ہوتے کہ وہ 4 سال ظلم سہیں. وہ جیسے نوکری سے بندہ استعفیٰ دیتا ہے تو وہ اسی طرح شادی سے استعفیٰ دے دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے نہیں رہنا, اور وہ سیدھے چلی جاتی ہیں خلا لینے کے لیے. اور خلا آج کل اتنا آسان ملتا ہے عدالت میں جیسے پوسٹ آفس سے ڈاک کے ٹکٹ ملتے ہیں. اچھا ایسے ہے خواہر صاحب؟ آپ اتنا سمپل کر دیا ہے. وہ پرانے زمانے میں مرد کہا کرتے تھے کہ میں تمہارے بال سفید کر دوں گا اور تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور چھوڑوں گا نہیں. آج کل ادھر خلا کا کیس داخل کرو, وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ آتا ہے, سروس ہوتی ہے, ریٹن اسٹیٹمنٹ کے بعد اگلی پیشی ہوتی ہے پری ٹرائل کی. جج صاحب یا جج صاحبہ دونوں میاں بیوی کو اندر بٹھاتے ہیں, وکیلوں کو باہر بھیج دیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں دونوں سے ریزن, کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے. آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 15 منٹ جیسے کورٹ کا رش آف ورک ہو, ان کو ٹائم دے کے اگر کوئی چھوٹا موٹا ڈسپیوٹ ہے تو ریزالو ہو جاتا ہے. نہیں ہے وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ کی کوئی صلح کی گنجائش نہیں, اوکے جی, آرڈرز ڈیورنگ دا کورس آف دا ڈے, بس جاؤ جا کے 12-1 بجے پوچھو, وہ خلا کا آرڈر پڑا ہوا ہوتا ہے. سو یہ اتنا آسان کر دیا گیا ہے, بہت آسان ہو گیا. لیکن پھر یہ بات کہوں گی میں, یہ پھر دہراؤں گی, یقیناً آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے, لیکن جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو
उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। सो इसलिए जितना हो सके रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, लेकिन किस हद तक रिश्ते को बचाया जाए इस पर भी हम बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शरह तलाक में इतना ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है, जिस तरह मैं अभी शेयर करी थी 2019 में 11,140 केसेस रिपोर्ट हुए पूरे साल में 12 महीने में। और अगर हम अभी बात करें 2020 की, तो जो पहला क्वार्टर था उसमें से 3,800 और 2020 के शुरू के 6 महीनों में केसेस हो गए 14,900। तो सिर्फ 6 महीनों में ही नंबर 11,000 से 14,000 पे पहुंच गया। अभी बाकी साल बाकी है, तो सब्र करें, थोड़ा बर्दाश्त करें, रिश्तों की खूबसूरती को, अहमियत को समझें। सिर्फ मर्द कसूरवार नहीं या सिर्फ औरत कसूरवार नहीं, दोनों फरीक जो जिनमें ये तलाक होती है, जो निकाह के बंधन में होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ से होती है, कभी एक तरफ से ज़्यादा और कभी एक तरफ से कम। ये लोगों का कहना है, मेरा इस पर इस वक्त स्टेटमेंट नहीं है, वो मैंने महफूज कर लिया है। अदा कर सकते हैं ना, ठीक है, अभी हमने महफूज कर लिया। एंड पे इस पर बात करेंगे। इस वक्त ये शख्सियत मौजूद है, अब बहुत अहम बात करेंगी, ज़रूर सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि ज़िंदगी में आपको हेल्प हो सके। सारिम बर्नी ट्रस्ट बेहतरीन काम कर रहा है अपने लोगों के लिए। सारिम बर्नी ट्रस्ट का एक बेहतरीन फेस है आलिया भाभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं भाभी? अल्लाह का करम, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। बहुत कुछ सिखाया है आपने ना, बहुत सारी चीज़ों में हम जब वो हो रहे होते हैं, बबल्स बन रहे होते हैं और भाभी कहती हैं नहीं रुक जाओ रुक जाओ। सो यही मामला इस तलाक में भी है ज़िंदगी के, कि आपको हर चीज़ ईगो पे आ जाती है आपकी। सो आपको क्या लगता है इतना माशरे की कहानियाँ सुनने के बाद कि वजह क्या है इसके बढ़ने की? मुझे तरीक़ेकार ज़िंदगी में वो पसंद है कि पहले आप अपनी प्रिकॉशंस कर लें, जैसे अल्लाह ने कहा है जितनी अक्ल दी है उसको इस्तेमाल कर लें, फिर मामलात अल्लाह पर छोड़ दीजिए। ठीक है। मुझे लगता है कि रिश्ता करते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अच्छा। अगर हम वहाँ पर ले लें, प्रिकॉशंस ले लें और हर रिश्ते को वेलकम नहीं करें या बेटी को बोझ समझकर किसी भी रिश्ते पे हाँ ना कर दें, तो भी हालात बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, वो प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ी प्रिकॉशन तो ये होती है कि जब बेटी लाओ, यानी बेटे के लिए देखो, तो 1 डिग्री नीचे से लेकर आओ। जब बेटे के लिए लाओ, बेटे के लिए लाओ तो जो बहू है ना, अपने से बड़े घर की मत देखो, अपने से थोड़े नीचे घर की लाओ, बराबर से लाओ या थोड़े से नीचे घर की लाओ। अच्छा। बहुत नीचे की बात नहीं करी, 1 डिग्री की बात कर रही हूँ। ठीक है। इसी तरह जब बेटी दो तो अपने से 1 डिग्री ऊपर के घर में दो। वजह उसकी ये है कि हमारे यहाँ की बच्चियाँ आम तौर से औरत के बहुत सारे ख्वाब होते हैं। जब आप अपने से थोड़े से नीचे घर से लेकर आएंगे, अगर उसके घर में मासी नहीं है और आपके घर में मासी काम करती है, तो वो उसके खुश लिए हो जाएगी ना। हाँ। अच्छा, जो लाइफस्टाइल उसको बाप के घर में मिल रहा था उससे बेहतर यहाँ मिलेगा, वो खुश होगी। इसी तरह जब आपकी बेटी जाएगी तो वो भी अपने से बेहतर घर में जाके खुश होगी। लेकिन जब अगर कोई बच्ची जो सहूलतें अपने बाप के घर में देखती है, जब वो चीज़ें उसको अपने ससुराल में नहीं मिलती, चाहे वो इज्जत के हवाले से हों, चाहे वो सहूलत के हवाले से हों, चाहे वो मोहब्बत के हवाले से हों, तो फिर वहाँ मसले पैदा होते हैं। मैं मर्द से ज़्यादा औरत की बात इसलिए करती हूँ कि दुनिया कुछ भी कह ले, एम्पावरमेंट के नाम पे औरत कुछ भी कर ले, या कोई भी मसले मसाइल वो आगे बढ़ा दे। वेस्ट में भी अगर औरत ने बहुत आज़ादी भी ले ली, तरक्की भी कर ली, पैसों में भी वो बहुत आगे निकल गई, क्या वहाँ के मसले मसाइल हल हो गए? क्या वहाँ की यूथ, वहाँ की अगली नस्ल सेफ़ है? क्या वहाँ डिवोर्स नहीं होती? बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास निकाह आज भी हक महर जो है वो शरई हक महर रखवा देते हैं, लेकिन वहाँ जब वो शादी करती हैं तो शादी में जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उसमें चाहे मर्द छोड़े चाहे औरत छोड़े, वो एक दूसरे को फिर पे करना पड़ता है। राइट। अच्छा, इसी एक पॉइंट पे आपके ख्वाहिश साहब के कॉन्ट्रैक्ट से देखें, निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, दो लोगों के बिटवीन। आज में गवाह भी होते हैं, उसमें गवाह भी होते हैं इसलिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट आप ख़त्म कर सकते हैं, उसकी भी इस्लाम के आपको, आपका कानून भी और आपका दीन भी इजाज़त देता है। इसका मतलब है कि आप इसमें ख़ुद को सेफ कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप ये बात करते हैं कि जी मुझे मेरी सोशल सिक्योरिटी चाहिए, तो आगे से कहा जाता है ओह अच्छा इसने तो घर ही नहीं बसाना, इसलिए ये बात करती है। तो ये जब हम अपने राइट्स की बात, क्या कानून हमें ये हक नहीं देता? भाई निकाह नामे में 18 नंबर कॉलम है जिसमें लिखा होता है कि आया औरत को
طلاق کا حق تفویض کیا گیا ہے، یعنی کہ آیا عورت خود اپنے اوپر طلاق پروناؤنس کر سکتی ہے عدالت میں جائے بغیر؟ خود ہی وہ اپنے اوپر 3 دفعہ طلاق کرتی ہے اور وہ طلاق ہو جاتی ہے اور وہ کنفرم بھی ہو جاتی ہے. اس میں پھر اس کو خلا کی ضرورت نہیں ہوتی؟ نہیں اس سوال نے ہی خود پیدا کہہ نہیں دیا اور ہوتا. طلاق گھر میں ہو گئی. بیٹھ کے جی انہوں نے اپنا کر دی اپنے کو طلاق. یہ تو تو بڑی خطرناک ہمارے سی بات مولوی ہے. صاحبان کیا کرتے ہیں کہ نہ یہ والی شک پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں اور ایسے اوپر سے ایک لائن مارتے ہیں شی کر کے. آپ ہر نکاح نامے کا پیج نمبر 2 دیکھا کریں جی وہ تو پورا کٹا ہوا ہوتا ہے. کالم نمبر 18 اوپر ہے سب سے، وہاں سے جو کھینچتے ہیں لائن نیچے تک لے کر آ جاتے ہیں. اس میں نیچے کالم ہے آیا دولہا کے ہاں پہلے سے کوئی شادی یا بیوی موجود ہے؟ اگر بیوی موجود ہے تو اس نے کیا ثالثی کونسل سے اجازت لی ہے یا نہیں لی؟ وہ سارے کالموں کی لائن مار دیتے ہیں پوچھے بغیر ہی. اور اس میں خواجہ صاحب اگر کوئی عورت آواز اٹھائے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیک ڈیٹ میں طلاق بھی دے دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی ایسی شادی کا کیس ہو جائے اور عورت آواز اٹھائے تو بہت سارے ہمارے ہاں لوپ ہولس ہیں. جیسے میاں نے بغیر اجازت شادی کر لی اور بیوی کسی وقت اٹھتی ہے تو بیک ڈیٹ میں اس کو فارغ بھی کر دیا جاتا ہے. اچھا لیکن اگر جس طرح آپ نے بغیر بتائے لوگ شادیاں بھی کر لیتے نا، عورت کو نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے. سو ذرا یہ کلیئر کر دیں کہ ہمارے یہاں قانون میں اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ نے، یا یہ اس طرح کا کوئی لاء موجود ہے کہ آپ نے پہلی بیوی سے اجازت لینی ہے، اگر آپ نے نہیں لی اور شادی کی تو پھر غیر قانونی ہوگا، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، وہ شادی تو ویلڈ ہوتی ہے، لیکن جو مرد جو ہے پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو 1 سال قید یا پتہ نہیں 1000 روپے جرمانے کی سزا ہے. آج تک ہوا کسی کو؟ بس لوگ پھر آپس میں مکا کر لیتے ہیں نا. بیویاں بیوی کو پریشرائز کرتے ہیں، بیوی کو پریشرائز کرتی ہیں، وہ آج کے کورٹ میں داخل ہی نہیں کرتی کیس، ان کو گھر بسانا ہوتا ہے. رائٹ. یا بیک ڈیٹ پہ میں نے کہا نا وہ کہہ دیتے جی ہم نے تو طلاق دے دی یا تھی. پھر وہ بھابی نے جیسے کہا کہ پرانی تاریخ میں طلاق نامہ بنوا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو 1 سال پہلے اس کو طلاق دی ہوئی ہے. رائٹ. تو مطلب کہیں سے لوپ ہولز اپنی جو ہے نا ایکسکیوز نکال لیا جاتا ہے. میں عمیر سے عمیر سے پوائنٹ آف ویو لوں گی. عمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ؟ جی. اچھا عمیر، جس طرح سے یہاں پر بات ہو رہی ہے، میں بیکاز آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ یہ ضرور لوگوں کو بتائیں کہ اگر وہ لوگ جو اس وقت اس طرح کے فیز سے گزر رہے ہیں جہاں وہ کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ چیز آگے نہیں چل سکتی، اب ہمیں اس میں کسی ڈیسیجن پر جانا ہوگا، واٹ ڈو یو سے ہمیں خود کو کتنا موقع دینا چاہیے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر؟ کون سا ایسا لیول آ جاتا ہے جہاں آپ ڈیسیجن لے لیں؟ ذرا یہ 2-3 پوائنٹس ذرا مینشن کر دیجیے گا. میں جتنا فیتھ کا طالب علم ہوں، میں یہ جانا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ جتنا آپ ایفرٹ کر سکیں، جس حد تک جا سکیں اپنا رشتہ، اپنا نکاح بچانے کے لیے آپ کو جانا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے، یہ اللہ کا نظام ہے تاکہ پیدا ہونے والا انسان اشرف مقام پا سکے. 2 لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ آپس میں پٹ اپ کریں گے، وہ کہیں جیتیں گے کہیں ہاریں گے، لیکن ساتھ مل کے اس سفر کو آگے بڑھائیں گے. یہ سفر ہم سب کا ٹیمپرری سفر ہے ہمارے فیتھ کے مطابق. اس کے چیلنجز بھی بھلائی بن سکتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے نے عورتوں کو اسپیس نہیں دی. میں 2 مثالیں دینا چاہوں گا بڑی کوئکلی. ایک میری دوست ہے جو کہ اسٹرگل کر رہی ہے اپنی شادی کے ساتھ. میں نے اس کو چھوڑ کے اپنے گھر آتے ہوئے دیکھا، کچھ مہینے گزارتے ہوئے دیکھا، کام کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ پیسے کما سکے، لیکن اس کو یہ احساس ہوا کہ اس کی شادی اتنی بری نہیں تھی. اور جب اس نے ریکنسائل کیا، یعنی تھوڑا سا پہلی مرتبہ اس نے اپنی شادی میں سٹیپ اپ کیا اور اپنی بات بولی اور بول کے آ گئی اپنے گھر پہ، تو اس نے وہ بیہیویئر چینج ہوتے ہوئے دیکھا. سو میں یہ کہنا چاہوں گا لڑکیوں کو، خواتین کو اور سب لوگوں کو جو رشتوں میں ہوتے ہیں کہ رشتے 2 لوگوں کی ایک لیول پہ ساتھ ملنے سے بنتے ہیں. اور اگر آپ کا لیول نیچے ہے تو اس لیول کو آپ بڑھائیں، لیکن آواز اٹھا کے نہیں، ڈائیلاگ کر کے، اپنی سمجھ بڑھا کے. اور لڑکیاں یہ کام، خواتین یہ کام بہت اچھا کرتی ہیں. ایک مثال میں دینا چاہوں گا جو کہ مزری کی مثال ہے، جو کہ میرے خاندان کی مثال ہے. اور اس لڑکی کو یا تو سسرال نے پوائزن کیا یا اس نے اپنے آپ کو پوائزن کیا، لیکن وہ ایک بیٹی چھوڑ کے اس دنیا سے چلی گئی. 18 سال اس کی عمر نہیں ہوئی ہوگی. اس کی شادی کیوں کرائی 16 پہ؟ اس نے یہ بچہ پیدا کیا کس کی مرضی سے پیدا کیا؟ وہ سسرال میں ظلم سہتی رہی، کس کے کہنے پہ سہتی رہی؟ یہ وہ حد ہے جس پہ ہمارا معاشرہ لے جاتا ہے دین کے نام پہ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دین کی ایکسپلائٹیشن ہے، یہ ریلیجن کی ایکسپلائٹیشن ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ میں سب جانتے ہیں کہ مشکل حالات میں ہماری سینسٹیوٹیز بڑھ جاتی ہیں، تو کرٹیسزم نہ کریں.
آپ کا دل آپ بولنا چاہ رہے ہیں رک جائیں صبر کر لیں. نمبر 2 کیوریس ہو جائیں بجائے اس کے کہ فیوریس ہو جائیں. ویری ٹرو. تپنے کے بجائے جانے کے اچھا تو کیوں. نمبر 3 اپنے آپ کو ایز اے کپل مختلف ایکسپیرینسز دیں, بریک دیں, کہیں باہر نکلیں, کہیں بچوں کو کہیں بھیجیں. کرونا میں آپ نے ایک مشکل وقت دیکھا ہے پوری دنیا نے, اور اس پہ آپ کے رشتے کی ججمنٹ نہیں بنتی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ نمبر 4 کہ رشتے اور ادارے اور جو بھی پازیٹیوٹی ہے نا, ہوپ ہے, وہ ہمیشہ مستقبل پہ ہوتی ہے, وہ ماضی پہ نہیں ہوتی. تو ماضی سے لرننگ ہوتی ہے. آپ کے پاس یہ لمحہ ہے, سانس چل رہی ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ میری آواز سن رہے ہیں, یقیناً چوز کر سکتے ہیں. Right, آپ thank you. مختلف choices Thank you, کر بہت سکتے بہت ہیں. شکریہ اور آپ کے اگر آپ point کا. افضل چوائس کریں گے جس میں آپ رشتہ بچائیں گے تو انشاءاللہ you will have more blessings. رائٹ. عمیر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. 2 چیزیں ہیں جو عمیر نے پوچھی, میں چاہوں گی بھابھی کا بھی پوائنٹ آف ویو لوں اور اس پہ خواجہ صاحب کا بھی لوں. جس طرح بات ہو رہی ہے یہ کہ ڈائلاگ کیا جائے, بٹ سامنے والا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ تمہیں میں لے آیا ہوں اور تمہیں 2 وقت کی روٹی دے رہا ہوں, تمہیں چھت دی ہوئی ہے, تو میرے بچے تم پال رہی ہو, وہ تو یہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ وہ آپ سے ڈائلاگ کر سکے, آپ اس سے سوال کریں اور وہ آپ کو جواب دے. یہ تو وہ اب خود کو تو وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے. لیکن اب یہ بات اس طرح چلے گی نہیں. جیسے ہم جب وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, پہلے تو ہر حال میں عورت کو دبایا جاتا تھا. اس وقت بھی اگر عورت آگے بڑھ رہی ہے, پیسہ کما رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے خود سر ہو جانا ہے. وہ پیسہ کما کے لا اسی گھر میں رہی ہے, وہ اپنے میاں کے ساتھ شیئرنگ کر رہی ہے اس کی ذمہ داری میں. تو اب وہ والی سوچ جو پہلے ایک ڈکٹیٹرشپ کی سوچ تھی, اب نہیں چل پائے گی. اگر چلائیں گے تو پھر ڈیورس کی طرف چیزیں جائیں گی. اب آپ کو عورت کو عزت دینی پڑے گی, اور عورت مرد کو عزت دیتی تھی, دیتی ہے اور دیتی رہے گی. مرد کے بغیر اس کے گھر میں بھی کوئی سربراہ نہیں ہوتا. اور ایک چیز جو میں اور کہہ دوں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں بہت زیادہ ڈیورسز ہو رہی ہیں. تو میں عورتوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے, جذباتی ہو کے نا علیحدہ ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اس کا کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر چل بھی رہا ہے تو ضروری نہیں ہے, ایون شادی کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے شوہر کی دولت, شہرت, پیسہ دے کے آئی ہو اس کے پاس, تو وہ اس کے پاس رہے بھی. ہو سکتا ہے آپ کے شوہر کو ایک بہت اچھا سبق سکھا کر چلی جائے. اور وہ جو شاعروں نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں نا, وہ جو ہے کہ مجھے بہت وہ جو ہے کہ میرا شوہر پلٹ کر آیا, کچھ ایسا شعر ہے نا, یہی ایک بات اچھی ہے, لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات اچھی ہے میرے ہرجائی کی. تو ہرجائی جو ہے نا یہ واپس آتا ہے. ایک چیز میں اور بتاؤں کہ مرد کی ایک فطرت ہے, جب کبھی وہ کہیں جائے اور وہاں ناکام ہو کر واپس آئے تو وہ پھر ایسا آپ کا ہو کے آتا ہے کہ پھر جینا مرنا وہ آپ کے قدموں میں ہی ہوتا ہے. لیکن جب وہ شخص آپ کے دل سے ہی اتر جائے, ٹھیک ہے, جب وہ آپ کے دل سے ہی اتر جائے تو پھر میں اس کے ساتھ کیوں رہوں. میرا تو سوال یہ ہے جس رشتے میں ایک شخص نے میرا حق, ٹھیک ہے, میری خوشی, میرا وقت کسی اور کو دے دیا تو اس کے ساتھ رہا, میں جانتی رہی, میں سوال کرتی رہی. میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو. اس کے بعد میں تو اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یا کوئی بھی عورت یہ سوچتی ہے کہ وہ, تو ڈو یو تھنک اگر میں ایک مرد ہونے کے ناطے آپ سے پوچھوں تو ایک عورت کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کے پاس جاتا ہے یا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے, تو وہ یہ رائٹ رکھتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے, وہ پھر چھوڑ ٹھیک ہے, دیتی ہیں بہت ساری اس بات پہ. ہاں نہیں چھوڑنا چاہیے. نہیں چھوڑنا چاہیے. نکاح اتنا مضبوط ہے. اچھا ایک بات بتاؤں, پہلی اولاد کسی اور کے ساتھ ہے, پہلی محبت, پہلا پیار, پہلی بیوی, پہلی اولاد, یہ زندگی بھر آپ کے دل میں رہتی ہے. پیچھے یہ آپ مرد اس سے پیچھا نہیں, وہ جو پہلی نہیں چھڑا سکتا, عورت بھی نہیں چھڑا سکتی. پہلی محبت, یہ پہلا مرد, پہلی عورت. اور دوسری بات ہے دیکھیے, اچھا پہلا تھپڑ یا پہلا ہاتھ اٹھ جائے جب مرد کا عورت پر, اس وقت کیا عورت اسی وقت سٹینڈ لینا ہے, اسی وقت سٹینڈ لینا ہے. دیکھو طلاق تھوڑی حل ہے. جب آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو بات کرنی آتی ہے. میں عورتوں کو ایسا ٹف ٹائم دیکھتی ہوں کہ وہ مردوں کو دیتی ہیں, لیکن کب, جب ان کا کردار بہت مضبوط ہوتا ہے. تعلیم آپ کے کردار کو کم نہ کرے, آپ کے کردار کو بڑھائے. شریف عورت سے جتنا مرد ڈرتا ہے نا, اتنا خراب عورت سے بھی نہیں ڈرتا. خراب عورت کو کئی دفعہ ٹھکانے لگا دیتا ہے, لیکن شریف عورت اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیتی ہے. عورت کی شرافت کو لوگ یا کردار کو لوگ سمجھتے ہیں اس کی کمزوری ہے. آپ نے کہا نا
पहले थप्पड़ पर उसने चुप नहीं होना, लेकिन अपने बाप के घर जाके भी नहीं बैठना। उसने क्या करे वो फिर? पूछ रही, सवाल कर रही हूँ। देखो, अगर तो मिसाल के तौर पे अगर उस शौहर ने उसको बिठा दिया कि तुम कमाओगी नहीं, मैं कमा कर खिलाऊंगा, और वो थप्पड़ मार मार के उसको ये जता रहा है कि तुम कमा नहीं सकती है, तो कमाने के लिए निकलेगी, वो उसको ये साबित करके रहेगी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बगैर एक पूरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हूं, और वो उसको प्रूव करेगी। और मर्द, याद रखिएगा, मर्द का कुछ पता नहीं होता। मैंने ऐसी तलाकें भी देखी हैं कि औरत को ये शक हुआ कि दूसरे से चक्कर में या इसने शादी कर ली है, उसके बाद पहली बीवी ने तलाक ले ली, और बाद में पता चला ना उसका चक्कर था ना शादी थी, वो तो वक्ती तौर पे एक लगावट थी जो खत्म हो गई। और फिर जब ये पलट कर आया तो रिश्ता टूट चुका था, फिर दोबारा रिश्ता जुड़ नहीं सका। मैं औरतों से कहूंगी, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम्हारा मियाँ पूरी दुनिया में भी घूम कर आ जाए ना, अगर वो तुम्हारे साथ बंधा है तो कोई उसको तुमसे तोड़ नहीं सकता। और पहली बीवी या पहला शौहर वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, उनकी मजबूती साबित हुई है। और अगर आप अभी भी इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना चाहें तो आप कभी अंदाज़ा कीजिएगा, अब नाम नहीं ले सकती, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने शादियां की हैं दूसरी, और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। और दूसरी बीवी की बेवकूफ़ी में ये जानूं कि जब वो ये सोचती है कि इसने पहली से वफा नहीं की तो मुझसे कैसे वफा करेगा। इसमें औरत की भी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हैं। अगर किसी की फितरत में हरजाईपन है तो उसमें पहली दूसरी की तफरीक नहीं होगी। राइट राइट। अच्छा, दूसरी के बाद तीसरी के ख्वाजा चक्कर में पड़ ख्वाजा जाएगा। साहब, एक जुमला, ये तो है, ये तो हमने ये नॉर्मली माशरे में ऐसे लोग हम देखते हैं जो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, मतलब जब एक नहीं निभा पाते तो फिर वो दीन का मामला अलग लुढ़कते है। हुए वो पत्थर हो जाते हैं, जो पहाड़ से पत्थर नहीं गिरता, हाँ, वो उस गिरते चले जाते और सना एक चीज और, बाज दफा आपने टाइम देखा खत्म। होगा, बस इतना कह दूं कि शादियां तो कई करते हैं, 3-3 4-4 भी करते हैं, लेकिन औलाद वो पहली बीवी से रखते हैं, कहते हैं ये हमारी खानदानी बीवी है, और बाकी वो कहते हैं ठीक है हमने एक जायज़ तरीके से हमने एक निकाह किया, हमारा जायज़ रिलेशनशिप है, लेकिन औलाद पहली से रखते हैं। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि दूसरी बीवी को इजाज़त भी नहीं होती औलाद पैदा करने की, और ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जो कहते हैं कि तुम मेरे निकाह में हमारा बहुत जायज़ बंधन है, लेकिन अगर तुमने औलाद पैदा की, जो जागीरदार और वडेरों के नाज़रान में, कि उसको जिंदा नहीं रहने देते। उस औरत को जो ख्वाब सजा के उस शख्स के निकाह में आती है, उसके बच्चे पैदा करती है, उसका घर संभालती है, क्या उसको उस रिश्ते को जीने का हक नहीं है कि वो ये छोड़ दे, आज़ाद तुम जो भी करते रहो, जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हारे घर में बैठी हूँ? व्हाट इज दिस? उमैर, आप क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ यहाँ पे Okay. कुछ बातों से। ऑफ कोर्स पहली मोहब्बत, पहली शादी, ये लास्टिंग चीज़ें हैं क्योंकि पहली है, तो आपके दिमाग में कोई इंप्रेशन नहीं है, तो वो इंप्रेशन पहला इंप्रेशन बनेगा और हमेशा कंपैरिजन में आएगा, इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपकी लैंग्वेज है ना, मैंने तुम्हारे बच्चे पैदा किए हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं पैदा किए, हमारे बच्चे पैदा किए हैं। ये जो दोनों पार्टीज अलग अलग आपस में बंदूकें तान के खड़ी हुई हैं, मैं चाहता हूं कि हम इसको ऐसे देखें कि लव इज नॉट अबाउट लुकिंग इनटू द आईज ऑफ ईच अदर, ठीक है, इट्स अबाउट लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन। राइट उमैर, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे पास। तारीख में आखिरी तारीख में बहुत कम शादियां हैं जो मोहब्बत पे हुई है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। वक्त कम था, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। और जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।